क्लास 9 के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी एस चंद फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये बच्चों, ये जो हम वीडियो करने वाले हैं इस वक्त, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपकी ही बुक में पेज नंबर 74 और 75 में अवेलेबल हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो है इस वीडियो में वो है क्वेश्चन नंबर 16 से 35 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। और साथ ही बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ फोर्स का इक्वेशन दे रखा है, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सेलरेशन, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। जहां पर कि फोर्स, एफ का मतलब फोर्स है, मास का मतलब हम यहाँ पर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए को एक्सीलरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या मीनिंग है, तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और एक्सीलरेशन के। तो बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product माने मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास है, जिसमें एक्सीलरेशन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो इट इज इक्वल टू मास। जहां पर एफ डिनोट कर रहा है फोर्स, एम डिनोट कर रहा है मास और ए डिनोट कर रहा है एक्सीलरेशन को। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। टू टेक द बॉडी अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर। अगर आप चाहते हैं कि रिवर के किनारे से, नदी के किनारे से दूर लेके जाया जाए बोट को, द बोटमैन पुशेस द बैंक विद द ओर। तो जो उसके हाथ में जो होता है ना, चापू जिसको बोलते हैं, ओर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, तो वो उसको चलाता है। द बोटमैन पुशेस द बैंक विद एन ओर। तो वैसा क्यों करता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको जाना है जो नदी का बैंक है उससे दूर, तो उसको एक्सर्ट करनी पड़ेगी फोर्स। और वो फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए एंड अपोजिट होनी चाहिए ऑन द बोट, मेकिंग द बोट मूव फॉरवर्ड अवे फ्रॉम द बैंक। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे इसको, टू टेक द बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, द बोट्समैन पुशेस द बैंक विद द ओर। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था, वाई का आंसर देंगे, बिकॉज द बैंक एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बोट। क्योंकि ये बोट है, ये नदी का किनारा है, तो ये जो नदी का किनारा है इस पे ये अपोजिट, जो जैसे कि ये जो फोर्स जो डायरेक्ट कर रही है बोट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बैंक। सो द बैंक एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बोट विच मेक द बोट मूव फॉरवर्ड। तो अब वो यहाँ पे चापू घुमाएगा तो बैंक उसको इधर की तरफ फोर्स देगा, जिससे कि वो आगे की तरफ बोट जाएगी। तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। व्हाई डज अ गनमैन गेट्स अ जर्क ऑन फायरिंग अ बुलेट। जैसे गनमैन है, तो इसने जब बुलेट दागी आगे की तरफ, तो उतना ही फोर्स इनको पीछे की तरफ इनकी बॉडी पे लगा। तो ऐसा क्यों होता है ये हमको बताना है। तो देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन एंड इक्वल रिएक्शन टू ऑन द बॉडी। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिकॉज व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, जब बुलेट को फायर किया गया गन से, द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुलेट टू मूव फॉरवर्ड, देखिए जो बुलेट है वो आगे की तरफ गई है, इज इक्वल टू द फोर्स पुशेस, उतनी ही फोर्स इस आदमी पे लगेगी बैक डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए उसको झटका महसूस होता है। लिखेंगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अगर आपको लिखने का तरीका नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, गनमैन gets a jerk on firing a bullet because when a bullet is fired from the gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. But due to the high mass of the gun, it moves only a little distance backward, giving a jerk to the gunman. Okay, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। If the action is always equal to the reaction, जो भी एक्शन है वो हमेशा रिएक्शन के बराबर होगा। एक्सप्लेन बाय अ कार्ट, एक जो गाड़ी है, कार्ट पुल्ड बाय अ हॉर्स, जिसको कि घोड़ा खींच रहा है,
कैन बी मूव्ड, तो वो क्यों आगे की तरफ जा रही है, कि घोड़ा खींच रहा है, इतना रिएक्शन पीछे की तरफ ही होना चाहिए, तो ये वहीं की वहीं कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आगे की तरफ जाएगी। तो बड़ा ही आसान सा आंसर है, बिकॉज द हॉर्स फर्स्ट वेंट फॉरवर्ड। जब भी आपने देखा होगा चलते हुए घोड़ा गाड़ी को, तो चलाते वक्त जो हॉर्स है पहले नीचे की तरफ एक झुकता है, बेंट होता है टू द ग्राउंड with its feet such that a greater force is applied, जिससे कि ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सके ऑन द ग्राउंड देन द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, तो उसके कंपैरिजन में वो बेंड होकर ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि वो मूवमेंट आगे की तरफ हो व्हील्स का। अब लिखेंगे कैसे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी आर राइटिंग डाउन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर 2 marks, your statement should be very correct. So to make the cart move, हम कार्ट को मूव करना चाहते हैं, the horse went forward and pushes the ground with his feet. When the forward direction, the reaction to the backward push to the horse on the ground is greater than the opposing frictional force of the wheel, the cart moves. राइट अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आएगा। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर यहाँ पे दे रखे हैं, दैट एवरी एक्शन हैज इट्स ओन एंड इक्वल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन हाउ अ रॉकेट वर्क। हमको बताना है कि रॉकेट कैसे काम करता है। तो देखिए जो रॉकेट जो काम करता है वो ऑब्वियसली न्यूटन के थर्ड लॉ पे करता है, एक्शन एंड रिएक्शन पर, राइट। हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस इन द रॉकेट ड्यू टू द रैपिड बर्निंग। अब आपको पता है कि वो हॉट गैसेस के थ्रू ऊपर की तरफ ऊपर डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पे रैपिड बर्निंग हो रही है जिससे कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। Of the fuel that rushes out of the jet at the bottom of the rocket, the gas produces a very high speed and equal and opposite reaction force of acting on the downward. तो देखिए ऊपर की तरफ ये गैस है, जिसको भेजेंगे उतना ही फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगा, pushing the rocket upward with a great speed, जिसकी वजह से रॉकेट को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाता है। लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हमें लिखना है, the rocket work on the principle of action and reaction. In a rocket, the hot gas is produced by the rapid burning of fuel rush out of a jet at the bottom of the rocket. तो वो इधर लगेगा, जो रश आउट हो रही गैस वो इधर की तरफ फोर्स लगाएंगी, जिसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कुछ ज्यादा ही लगेगा हाई स्पीड में। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ डाउनवर्ड गोइंग गैसेस पुशेस द रॉकेट अपवर्ड विद अ ग्रेट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ है, डू द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर होता है। तो देखिए वॉल है, इस पर आप धक्का मार रहे हो, वॉल है आप इस पर धक्का मार रहे हो, तो आपका एक्शन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो बॉल के थ्रू हो रहा है, तो वो इस सेम बॉडी पे नहीं होता, डिफरेंट बॉडी पे होता है। तो हम लिखेंगे नो, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, राइट। फिर उसके बाद पूछा गया है, हाउ आर दे रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने वैल्यू क्या होती है एंड डायरेक्शन क्या होता है। देखिए डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। आर दे साइमल्टेनियसली और नॉट, क्या ये साइमल्टेनियसली है। यस ये साइमल्टेनियस होती है, एक साथ लग रही होती है। साइमल्टेनियस का मतलब ये है। लिखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पर, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but they are act in opposite direction and there is a simultaneous action and reaction. Question number 22 है, if a man jumps out from a boat, एक बोट चला रहा है मैन और वो उसमें से कूद जाता है और जंप आउट होता है, तो द बोट मूव बैकवर्ड, तो जो बोट है वो पीछे की तरफ धक्का उसको लगता है, ऐसा क्यों होता है। ऑब्वियसली एक्शन एंड रिएक्शन की बात आती है यहाँ पर, बिकॉज व्हेन द मैन स्टेप आउट ऑफ द बोट ही एक्सर्ट अ प्रेशर, जब इससे स्टेप आउट हो रहा है तो वो पैर से पीछे की तरफ करेगा, ठीक है, प्रेशर ऑन द बोट द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस पुशेस द बोट बैकवर्ड, ऑल्सो एन इक्वल अपोजिट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि वो इस बोट को पीछे की तरफ करेगा, इसी की वजह से तो वो आगे की तरफ जा पाएगा, इसलिए बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट, द बोट मूव्स बैकवर्ड due to the fact that to step out of the boat, the man presses the boat with his foot in the backward direction. The push of the man on the boat is action and the boat exerts an equal force on the man in the forward direction, and since the boat is not fixed and is floating, it moves backward direction due to the action force exerted by the
men। इसके बाद आता है 23, वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लीपरी रोड। देखिए स्लीपरी रोड पे चलना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि मड होता है, पानी होता है, फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है। तो ये बोलेंगे cause these road have less friction exerting a backward force on the slippery ground become difficult making to walk on the slippery road। लिखेंगे कैसे? अगेन शॉर्ट आंसर है, लिखना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि हमको यहाँ पे लिखना ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे, it become very difficult to walk on slippery road because of the fact that on slippery road the friction is much less and we cannot exert a backward action force on slippery ground which would produce a forward reaction force on us। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, explain why a runner presses the ground with his feet before he start the run। तो आपने देखा होगा जब भागने वाला होता है वो हमेशा इस तरह से करके बैठता है ना, क्योंकि ये ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश इसलिए करता है क्योंकि इस पर जो फ्रिक्शन, जो ग्राउंड है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए एक पुश दे, है ना। तो लिखेंगे कैसे? बिकॉज ही अप्लाइज अ बैकवर्ड फोर्स विच हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मेकिंग द रनर मूव विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू स्टार्ट हिज रन अ रनर बेंड फॉरवर्ड एंड पुशेस द ग्राउंड विद हिज फीट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, so in turn the ground exert a reaction force on the runner in the forward direction which make him run easily। एंड फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन वाई। ये तो हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर हमको कुछ फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक आपको यूज करना पड़ सकता है कंजर्वेशन ऑफ मास का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1 मास ऑफ अ वन बॉडी वेलोसिटी ऑफ अ वन बॉडी इक्वल टू मास ऑफ दी अदर बॉडी एंड दी वेलोसिटी ऑफ दी अनदर बॉडी। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे। दूसरा आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना पड़ सकता है, जिसके लिए फॉर्मूला होगा आपका, आपको पता है ना कि फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, राइट। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। इसके साथ साथ आप एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी जहां पर क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं डिवाइडेड बाय टाइम का भी आप यूज यहाँ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये बोलता है अ 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन। एक बंदूक है जो कि 5 kg की है, जिसमें से 60 ग्राम बुलेट को फायर किया गया है, दागा गया है, जिसका स्पीड माने की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी विद द गन रिकॉइल, मतलब जो धक्का पीछे की तरफ वो लगेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे पहले हमको गिवन क्या है, हमको मास ऑफ बुलेट गिवन है, मास ऑफ बुलेट गिवन है जिसको हम m1 नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन एक खास बात है कि ग्राम में ये हमें गिवन है, हमको केजी में चाहिए होता है मास, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज बिकम 0.06 kg। ये हमारा आ गया मास ऑफ बुलेट। उसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट देंगे, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमको दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ठीक है। उसके बाद हमको मास ऑफ गन दे रखा है, मास ऑफ गन केजी में दे रखा है, मास ऑफ गन इसको हम दे देंगे m2, और ये बुलेट का जो वेलोसिटी है v1 हो जाएगा, और ये हमको 5 kg दे रखा है, और हमको जर्क जो बिहाइंड पे हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, कि मतलब हमको v2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मास ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया ना आपको, m1 मल्टीप्लाई बाय v1 m2 मल्टीप्लाई बाय v2। हमको यहाँ पे m1 है, हमारे पास है v1 है, m2 है, v2 फाइंड आउट करना है, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाय v1 अपॉन m2।
तो यहाँ पे m1 हमारा है 0.06 और b1 है 500 और m2 हमारा 5 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 0.06 तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ जर्क आ गया, जो हमें पीछे की तरफ जो लगेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। ये कहता है अ गन ऑफ 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग इन दी स्पीड इन दी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। तो हमको बुलेट का जो मास दे रखा है वो हम इसको मान लेते हैं m1, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 केजी, राइट। और यहाँ पे b1 दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेन एम्बेडेड इन दी 2 kg टारगेट। माने ये आपकी जो 10 ग्राम की जो बुलेट गई है वो एक टारगेट पे जाके धस गई है और इस टारगेट का जो वजन है वो 2 kg है। कितना है? 2 kg, ठीक है। तो यहाँ पे m2 क्या है, ये 2 kg पहले से था, बुलेट भी चली गई है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना इसके मास के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि m2 में 2 kg लगा देंगे, बुलेट उसके लिए धसी हुई रहेगी, एम्बेडेड रह गई है तो वो प्लस करना पड़ेगा। तो 2 kg प्लस 0.01 kg तो इट्स बिकम 2.01 kg m2 हो जाएगा। उसके बाद बोला है विच इज ओरिजिनली एट रेस्ट बट फ्री टू मूव, जो रेस्ट पे लेकिन मूव करने के लिए फ्री है। एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ, तो ये जो टारगेट है कितना मूव ऑफ हुआ। तो रिकॉइल वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो रिकॉइल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसको हम मानेंगे v2, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही हम निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2, ठीक है। और हमको यहाँ v2 निकालना है तो इट्स बिकम m1 मल्टीप्लाई बाय v1 डिवाइडेड बाय m2। तो m1 यहाँ पर है आपका 0.01 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 200 और जो मास है वो है 2.01। इसको आप पॉइंट से पॉइंट यहाँ हट जाएगा, राइट। यहाँ पे ऊपर 200 आएगा, नीचे 201 आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.99 मीटर पर सेकेंड आपका रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। बच्चों इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पास एस चांदर एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आप चाहते हैं घर पे बैठे बैठे मंगाना क्योंकि आप अभी अभी 9th स्टैंडर्ड में आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ अपने लिए मंगा सकते हैं एस चांदर एनसीईआरटी की बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है जो रुकी हुई है। What would be its magnitude of force which will make the body move with the speed of 30 meter per second in the end of 1 second। तो यहाँ पे फोर्स बताना है आपको और यहाँ पे टाइम दे रखा है, वेलोसिटी यानी स्पीड दे रखा है और मास दे रखा है उसका। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो गिवन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है मास ऑफ अ बॉडी, दिस इज 2 kg एंड स्पीड जो दे रखी है आपको माने वेलोसिटी जो दे रखी है वो 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। टाइम आपको 1 सेकेंड दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। हमारे पास मास तो है गिवन लेकिन हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है, राइट। हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है तो यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बॉडी ऑफ 2 kg एट रेस्ट, पहले रुकी हुई है, रुकी हुई तो इनिशियल जो वेलोसिटी होएगा वो कैसा होगा, जब कोई चीज रुकी होती है स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको u बोला जाता है वो 0 है। उसके बाद ही फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 30 है, इनिशियल 0 है, डिवाइडेड बाय 1 तो 30
मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे अपनी वैल्यू। मास है 2 kg, एक्सीलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 60, यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स एक्सर्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड है, 2-4 फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, यहाँ पर बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है बस। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ मास ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg। गिवन जो होता है पहले उसको लिख लेते हैं। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट सो दैट, कोई फोर्स लगाई गई है, सो दैट इन 25 सेकेंड, टाइम दे रखा है आपको 25 सेकेंड्स, इट अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो माने यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर बोला 25 सेकेंड बाद कितना फोर्स लगाया जाए, उसकी जो वेलोसिटी माने फाइनल वेलोसिटी जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड हो जाए। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, तो हमको यहाँ पे फोर्स अप्लाइड पता लगानी है। वही देखिए जैसे हमने किया था 27 में, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए फॉर्मूला है। m हमारे पास 5 है, और a की जगह क्या लगाएंगे? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो v क्या है आपका? v आपका 35 है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितना है? 10 डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है 25। तो 5 इंटू 25 अपॉन 25 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 kg मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, माने कि आपको 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करना है। कितने का करना है? यू नीड टू एक्सर्ट द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। वेरी इजी। देखिए 27, 28 ऑलमोस्ट सेम ही थे, बस आपकी जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट आपको दे रखी थी यहाँ पर। अब हमारा आता है 29। अ कार ऑफ मास 2400 kg। एक कार है, उसका मास है 2400 kg गिवन है। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड। इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, मतलब कि वो एक कार थी जो मूव कर रही थी, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और आफ्टर 10 सेकेंड वो रुक जाती है। ठीक है, माने कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपका कितना आएगा? 20, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही चल रही थी, लेकिन 10 सेकेंड बाद वो रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वो रुक गई है। जब रुक गई तो 0 है ना। फिर पूछा गया है कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स, कि रिटार्डेशन क्या होता है। देखिए जो एक्सीलरेशन होता है, जब उसका वैल्यू आपका नेगेटिव में आता है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज रिटार्डेशन, राइट। और यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स माने कि आपको एफ बताना है। तो एक्सीलरेशन निकालने का क्या होता है? आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, और टाइम कितना है? 10। तो यहाँ पे -20 अपॉन 10 आप लिखेंगे, तो यहाँ पर -2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन वेलोसिटी है, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन है, ये आ गया आपका। तो रिटार्डेशन कैसे आ गया? रिटार्डेशन का मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव में है। क्या मतलब है रिटार्डेशन का? कि वैल्यू इज इन नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव शो नहीं करना है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स में मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना? 2400, और रिटार्डेशन जो लगाएंगे यहाँ पे 2 लगाएंगे, दिस इज बिकम 4800 न्यूटन। तो ये रिटार्डेशन फोर्स आ गया। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते। बड़े ही आसान क्वेश्चन आपको भी लग रहे होंगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें आप लोग। फॉर हाउ लॉन्ग शुड द फोर्स ऑफ, यहाँ पे टाइम पूछा गया, फॉर हाउ लॉन्ग, तो टाइम यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे फोर्स आपको दे रखा है 100 न्यूटन, कि कितने समय के लिए 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg
सो दैट इट एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ताकि इसका जो वेलोसिटी हो वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम है, राइट। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 100 है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि स्टार्टिंग में वो रुका हुआ होगा वो 0 हो गई, राइट। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो v हमारा 100 है, u हमारा 0 है, t हमारा हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा टाइम इक्वल्स टू 100 अपॉन a। हमको a का वैल्यू अभी नहीं पता। अब हम फोर्स वाले फॉर्मूला से देखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। हमको एक्सीलरेशन भी नहीं पता है अभी। तो फोर्स हमको दे रखा है 100 न्यूटन, मास दे रखा है हमको 20 kg, एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 20, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर एक ही जगह पे 5 लगाएंगे तो आ जाएगा 20 सेकेंड हमारा आंसर। तो टाइम लगेगा 20 सेकेंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, टोटल 35 क्वेश्चन है तो जल्दी से ये वीडियो खत्म होने वाला है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो यहाँ पे अगेन टाइम पूछा गया है और फोर्स हमको दे रखा है 10 न्यूटन का। टू स्टॉप अ मास, मास हमको दे रखा है 2.5 kg विच इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फोर्स 10 न्यूटन टू स्टॉप, हमें स्टॉप करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है आपकी, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप होने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हमको टाइम पता लगाना है। अगेन एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, तो एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। फोर्स हमारा 10 है, एक्सीलरेशन हमें पता करना है, मास हमारा 2.5 है, इससे हम करेंगे तो हमारा 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन से चेंज इन मोमेंटम के थ्रू टाइम निकालना है। तो टाइम इधर आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो यहाँ पर आएगा आपका 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ये एक्सीलरेशन यहाँ आएगा, दिस इज 4। तो माइनस 20 अपॉन 4, तो माइनस 5 सेकेंड आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे टाइम माइनस में आएगा, जब माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस में ही रखना है। यहाँ पे रिटार्डेशन टाइम है ये। 32 के बारे में बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इंक्रीजेस। यहाँ पे मास आपको दे रखा है 10 kg। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कोई वेलोसिटी है किसी बॉडी का और मास उस बॉडी का 10 kg है, इंक्रीजेस फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो इंक्रीज हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, माने कि इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखा है आपको वो है आपका, यू से शो करते हैं इनिशियल को, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट इन 2 सेकेंड, और टाइम दे रखा है आपको 2 सेकेंड। तो बेटा आपको इसमें अलग अलग चीजें निकालनी है जो आपको नीचे यहाँ दे रखा है। तो ए में पूछा गया है व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर फोर्स एक्ट, माने कि मोमेंटम क्या होगा तो जब फोर्स उस पर एक्ट करी उससे पहले। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम से आपका फोर्स एक्ट होने से पहले है तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी लगेगा। कौन सा वेलोसिटी लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी के लिए m इंटू यू लिखेंगे, राइट। m आपका 10 है, u आपका 4 है, 40, और इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। फिर भी पूछा गया है इसमें व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर द फोर्स एक्ट। तो मोमेंटम बनाना है जब फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये इनिशियल की जगह फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। ये हो जाएगा m इंटू वी, m आपका 10 है, v आपका 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 80 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सी है आपका व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो गेन हो रहा है मोमेंटम में पर सेकेंड, वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकेंड दे रखा है तो हमको 2 सेकेंड में बताना है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो हम लेंगे, चेंज इन मोमेंटम वही हमारा
यहाँ से निकाल पाएंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, तो 80 माइनस 40 जो हमने निकाला, तो ये आ जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड, इसके लिए लिखेंगे हम लोग चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारा 40 निकला है, P2 माइनस P1, टाइम हमारा 2 है, तो 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। और क्योंकि नीचे टाइम भी दे रखा तो सेकेंड का स्क्वायर आएगा। अब फिर डी पूछा व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू कितना है। तो देखिए फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हेंस फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम इन पर सेकेंड। तो जो फोर्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में 20 न्यूटन का फोर्स आपका, 20 लिखा हुआ है ना, 20 न्यूटन का फोर्स आपका चेंज हो रहा है। 33 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, अ गन ऑफ मास 3 kg फायर अ बुलेट ऑफ 30 ग्राम। जो गन है उसका जो मास है, वो गन का मास कितना है, गन मास है आपका 3 kg। जो बुलेट का मास है वो है 30 ग्राम। केजी में चेंज करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 1000, 0.03 kg। द बुलेट टेक 0.003 सेकेंड्स। जो बुलेट है वो 0.003 सेकेंड्स लेती है मूव करने के लिए थ्रू द बैरल ऑफ द गन एंड एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितना है उसका, 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे गन का जो मास होगा m1 मान लेते हैं, बुलेट का जो मास है वो m2 मान लेते हैं। टाइम हमको दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ये कैसे पूछा गया है, द वेलोसिटी विद विच द गन रिकॉइल, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको यहाँ पे बतानी है। सेकंड है आपका द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गनमैन ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ द गन, फोर्स हमको यहाँ पे बताना है। तो दो चीजें बतानी है हमको यहाँ पर, एक तो हमको बताना है इनिशियल वेलोसिटी और ये हमें फाइनल वेलोसिटी हमको देखा है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमको पता है m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, m1 3 है, v1 हमको निकालना है, m2 0.03 है और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो v1 इक्वल्स टू 0.03 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वेलोसिटी विच द गन रिकॉइल, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन गन मैन ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ द गन, तो ये हमको अब निकालना है। फाइंडिंग आउट द फोर्स हमारा फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास मास है यहाँ पर, लेकिन एक्सीलरेशन हमारे पास यहाँ नहीं है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास देखिए है, फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है, वो हमारा 1 निकला है, दिस इज 1, ओके, फॉर द गनमैन ड्यू टू रिकॉइल ऑफ द गन। तो यहाँ पे 1 आएगा, इनिशियल 0 होगी, ऑब्वियसली चलने से पहले 0 होगी। टाइम हमारा कितना है 0.003, तो यहाँ पे हमारे को टाइम भी दे रखा है 0.003, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन, इसको हटाएंगे तो 1000 अपॉन 3, ये हमारा मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर आ गया। मास हमारा 3 दे रखा है, एक्सीलरेशन 1000 अपॉन 3 हो गया, डिवाइड करेंगे इसको, तो जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा 1000 न्यूटन का। 2 सेकेंड, देखिए यहाँ पे फोर्स आएगा आपका 1000 न्यूटन का। तो 33 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्रॉ एंड डायग्राम टू शो हाउ अ रॉकेट इंजन प्रोवाइड अ फोर्स टू मूव द रॉकेट अपवर्ड। हमें डायग्राम बनाना है रॉकेट इंजन का, जिससे हमें पता चले कि कैसे वो ऊपर की तरफ जाता है। लेबल द डायग्राम एप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी मैं डायग्राम बना के रखा है, आपको भी ऐसे ही बनाना है। सबको पता है ना रॉकेट कैसे होता है। तो हम दिखाएंगे कि यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है गैस, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ गैसेस एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है,
जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रॉकेट का जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पसंद आता है आपको सॉल्यूशन यहाँ पर तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। प्रॉब्लम्स को आप कमेंट में बता सकते हैं और सबको समझ में आ रहा है तो एप्रिसिएशन भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 35 है, नेम द लॉ इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा न्यूटन का, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, तो उसी पे बेस्ड होने चाहिए क्वेश्चन। पहला है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड वेलोसिटी, माने कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of two moving bodies before and after the collision, है ना, ये फॉर्मूला का यूज करा था। ये किस लॉ पे है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ए का आंसर आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बी पूछा है यहाँ पे, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg कैन बी एक्सेलरेटेड मोर इजीली। यहाँ पे मास दे रखा है एक बॉडी का 5 kg, क्या वो एक्सेलरेट होती है इजीली बाय द फोर्स देन अनदर बॉडी विच हैज 50 kg मास। तो देखिए 5 kg मास लेस है और 50 kg मोर है। तो जब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सीलरेशन में देखिए F अपॉन m हो जाता है। एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होएगा और मास ज्यादा होएगा तो एक्सीलरेशन कम होएगा। तो ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका सी आता है, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोलर स्केट पुशेस अनदर पर्सन बी ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द रोलर स्केट। दो लोग हैं जो रोलर स्केट पे खड़े हैं, एक दूसरे को धक्का देता है एंड मेक हिम मूव द राइट साइड, और वो राइट साइड जाने लगता है। देन द पर्सन ए हिमसेल्फ गेट मूव टू द लेफ्ट साइड एंड इक्वल डिस्टेंस बिकॉज एवरी एक्शन हैज इट्स ओन एंड इक्वल रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये किसने दिया था, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है, तो हम लिख देंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर है डी, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है एंड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, देन अ मूविंग बाय साइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। तो चलती हुई साइकिल हमेशा चलती रहेगी। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, इफ अ बॉडी at rest it will be on rest, if a body is moving it will be on move until unless the external force is not working on it। तो ये आपका क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आ जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।